हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको जो करना होता है कर दीजिए, आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है फॉर द ₹150 ओनली। आप इसके पूरे सिलेबस के नोट्स खरीद सकते हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5 ओनली फॉर ₹150। जो वीडियो के अंदर यूज़ किए गए हैं नोट्स वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरीद सकते हैं। तो करते हैं सेकंड यूनिट को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस की पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम का रोल क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अब जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब हर कंट्री का क्या है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, हर कंट्री का अपना लीगल सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा उस कंपनी के अंदर, किस तरीके से हमारी कंपनी ऑपरेट करेगी, इन्वेस्ट करेगी और किस तरीके से कॉम्पीट करेगी ग्लोबली। तो इन सब चीज़ों पर इन दोनों सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल सिस्टम का रोल। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है उस कंट्री के अंदर और किस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस कंट्री के अंदर। ठीक है कि तो मतलब सबसे पहले इसके अंदर आएगी कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की उस जिस कंट्री के अंदर आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है या फिर नहीं है। अगर स्टेबल है तो तभी आपको इस तरीके से टाइप से सेफ्टी या फिर कॉन्फिडेंस होगा इन्वेस्टर को कि मुझे यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। बट अगर वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं है तो कोई भी कंपनी उस कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कि अगर वहाँ पर फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, आए दिन के रेवोल्यूशन होते रहते हैं जिस वजह से बिजनेसेस का नुकसान होता है और अनसर्टेनिटी रहती है, तो कोई भी कंपनी ऐसे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगी। जैसे कि कहीं कहीं पर किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री कॉप्स हो जाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टर जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ जो होती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो आती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। कि गवर्नमेंट ही आपको पता है सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, टैक्स रूल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ हो, लेबर रेगुलेशन हो। तो ये सारी चीज़ों के अंदर पॉलिटिक्स का ही रोल होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं या तो ये इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करेंगी या फिर इनके लिए रुकावट बन जाएंगी। तो जहाँ पर ये पॉलिसीज़ सपोर्ट करती हैं वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और जहाँ पर ये रुकावट बनती हैं उस कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जैसे कि मेक इन इंडिया बनाया गया था इसके अंदर, तो एक सपोर्टिव पॉलिसीज़ बनाई गई थी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो आए और हमारे देश के अंदर अपना सेटअप प्लांट करें इंडिया के अंदर। ठीक है। और पॉलिटिकल रिस्क, अब पॉलिटिकल रिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई, नेशनलाइजेशन, एक्सप्रोप्रिएशन, जैसे गवर्नमेंट टेकिंग ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी की, गवर्नमेंट जब प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने लग जाती है, टेररिज्म हो रहा है, वॉर हो रहा है, ट्रेड सैंक्शन हो रहा है। तो अगर किसी कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें भी ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। जैसे कि हाई रिस्क कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं हमारी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा वो आता है ट्रेड रिलेशन। यानी कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसी है हमारी कंट्री और उस कंट्री के बीच में जहाँ पर हमें अपना बिजनेस चलाना है, वहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लोस कैसा है। अगर फेवरेबल रिलेशन है, ठीक है, तो इससे हमारा टैक्स भी कम जाएगा और हम आसानी से उस कंट्री के अंदर हमारा एक्सेस होगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं, अगर उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी कंट्रीज़ के अंदर, किसी कंट्री के साथ, तो उस कंट्री के अंदर सैंक्शंस हो जाएंगे, हमारे बैन लग जाएगा हमारी कंपनी का एक्सपोर्ट करने के ऊपर। जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन है, ये सालों साल में इम्प्रूव होता गया, तो इससे क्या हुआ है, बेनिफिट्स हुआ है बिजनेसेस को दोनों साइड्स के। ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन होता है, एक्सेसिव रेड टेप और करप्ट प्रैक्टिसेस डिले प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज कॉस्ट। और अगर पॉलिटिक्स में ही अगर करप्शन बहुत ज़्यादा है तो आपके प्रोजेक्ट डिले ही होते जाएंगे और आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। और अगर पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है
तो ये फॉरेन इन्वेस्टर बहुत अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से और आकर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पॉजिटिवली और नेगेटिवली एक तरीके से, दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। हमने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। अब लीगल सिस्टम का रोल क्या है, लीगल सिस्टम के अंदर सारी क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उस कंट्री के लॉज क्या है और रेगुलेशंस क्या हैं, कि किस तरीके से लॉ और रेगुलेशन एनफोर्स और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उस कंट्री के अंदर। तो ये चीज़ें डायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले बिजनेस से रिलेटेड लॉ और रेगुलेशंस जो हैं तो वो कैसे हैं, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हर कंट्री के अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं बिजनेसेस से लेकर, भले से रजिस्ट्रेशन का हो, टैक्सेस का हो, लेबर का हो, एनवायरनमेंट का हो, हर कंट्री का अपना अलग अलग हिसाब है। ठीक है, तो फर्म जो है, जो हमारी बिजनेस फर्म है, उसको वहाँ के सारे लोकल लॉज से कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती तो हमें ही उल्टा वहाँ पर पेनल्टीज़ भरनी पड़ेंगी। जैसे कि एक फ़ॉरेन कंपनी है, वो इंडिया के अंदर आती है, अपना बिजनेस करती है, तो इंडिया के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन करेगी, इंडिया के हिसाब से ही टैक्स देगी, इंडिया के हिसाब से ही लेबर आएगी उसकी, और इंडिया के हिसाब से उसका एनवायरनमेंट उसको अपना क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको जितने भी इंडिया के लेबर लॉ वगैरह हैं, सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब वो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को हायर करेगी। ठीक है ना। तो ये बिजनेस एंड लॉज एंड रेगुलेशन का ये रोल होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, अगर आईपी लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पेटेंट्स के, कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क से, तो इससे जो है आपकी इनोवेशन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी। और अगर वीक लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है तो बिजनेसेस को ये इस चीज़ का डर रहता है कि इनका आइडिया जो है, इनका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें चोरी ना की जाए, काउंटरफीट ना किए जाएं इनके प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो आपके लॉज हैं तो स्ट्रॉन्ग हैं तो वो फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ बेकार है ये चीज़ है। जैसे कि एक एग्जांपल क्या दे रखा है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो ऐसी मार्केट के अंदर जाने में हेसिटेट करेगी, रुकेगी कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर की पायरेसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर यूं ही किसी के भी कोई भी चुरा लेता है। तो ऐसी कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसी मार्केट के अंदर जाना पसंद नहीं करेगी। तीसरी चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। तो लीगल सिस्टम जो है वो सारी चीज़ें फेयर और टाइमली रेजोल्यूशन देता हो, जितने भी डिस्प्यूट हो रहा है हमारे देश के अंदर उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट हो। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफन साइन कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन पार्टनर्स विच नीड क्लियर लीगल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक यूएस की कंपनी को अश्योरेंस चाहिए इंडिया के कोर्ट से, तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हों और ये सारी चीज़ें फेयरली हों, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ कैसे हैं उस कंट्री के, अब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग लॉज हैं, ओनरशिप की लिमिट से रिलेटेड, सेक्टर रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड और प्रॉफिट रिपेट्रिएशन से रिलेटेड। तो ये लॉज में बेसिकली बताते क्या है कि फॉरेन कंपनी का कंट्रोल कितना होगा हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर फॉरेन ओनरशिप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि मतलब कोई भी हमारे देश के अंदर फॉरेन कंपनी अगर अपनी ओनरशिप नहीं जमा सकती, न ही टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, न ही डिफेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ को भी कंप्लाई करना पड़ता है। लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉ भी होते हैं कि कंपनी को सारी लोकल लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, भले से मिनिमम वेजेस का हो, वर्किंग कंडीशन का हो, पोल्यूशन कंट्रोल का हो, सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये लॉ जो है डायरेक्ट कॉस्ट और एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है कि क्लोथिंग कंपनी है, वो बांग्लादेश के अंदर अपने स्टार्टअप करती है, तो वहाँ के लेबर लॉ का उसका ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पॉलिटिकल लीगल सिस्टम जो है कंट्री के, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये आसानी भी कर देते हैं बिजनेसेस करने में और रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में भी बताते हैं, लेवल ऑफ कंट्रोल एंड फ्रीडम, लीगल प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की हमने ऊपर बात करी। ठीक है ना, तो कंपनी को है पहले स्टडी करनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम की भी और साथ साथ लीगल सिस्टम की भी बिफोर एंटरिंग द मार्केट, यानी कि अब मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब कल्चरल एनवायरनमेंट का इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, कल्चर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से लोग रहते हैं, सोचते हैं और बिहेव करते हैं किसी कंट्री के अंदर या फिर किसी सोसाइटी के अंदर, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कल्चर बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ गया, ट्रेडिशन, कि वहाँ के ट्रेडिशन क्या हैं, लोग क्या भाषा बोलते हैं, फूड हैबिट क्या है, खाते क्या हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बिहेवियर कैसे हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, उन सब चीज़ की। तो यही सब चीज़ें मिलाकर एक कल्चर बनाती हैं
जब भी बिज़नेस कोई सा भी बिज़नेस इंटरनेशनल होता है तो उसको अलग अलग कल्चर से डील करनी पड़ती है। तो कल्चर्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर किसी भी बिज़नेस को इंटरनेशनल बिज़नेस बनना है। तो कल्चर को समझने इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन। अब अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं और अपनी बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। तो कम्युनिकेशन की वे को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग, अब एक चीज़ जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काम कर गई, ठीक है, मार्केटिंग की, तो वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर कंट्री के अंदर काम कर जाए। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमारे यूएसए में चल गया तो वो ज़रूरी नहीं है चाइना में चले। हमारी टी शर्ट का एक कलर इंडिया में बहुत बिका तो हो सकता है वो यूएसए में ना बिके। एडवर्टाइजमेंट एक हमारी चाइना में बहुत चल गई, हो सकता है इंडिया में ना चले, ठीक है। तो एक कंट्री के अंदर जो सारी चीज़ें चलती हैं वो हर कंट्री के अंदर नहीं चलती। तो मार्केटिंग करने के लिए भी हमें कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप, टीम वर्क और एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्टाइल के लिए भी कल्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएशन, कहीं कहीं पर किसी किसी कंट्रीज़ में बिज़नेस जो है फॉर्मल होते हैं और क्विक होते हैं, और कहीं पर किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर हम पर्सनल रिलेशनशिप बनाना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो नेगोशिएशन करने का भी तरीका हर कल्चर के अंदर अलग होता है। कस्टमर प्रेफरेंस, अब जैसा कल्चर होगा उसी हिसाब से वहाँ के लोगों की प्रेफरेंस होगी, उसी हिसाब से लोग चीज़ें खरीदेंगे, अपने पैसे स्पेंड करेंगे, ठीक है। और जिस ब्रांड पर वो ट्रस्ट करते हैं उसी का माल खरीदेंगे, ठीक है। हॉफस्टेड डायमेंशन ऑफ कल्चर क्या है? गीट हॉफस्टेड अ रिसर्चर, ये एक रिसर्चर थे जिन्होंने किस चीज़ की स्टडीज़ करी कि हर कंट्री के अंदर किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। तो उन्होंने 6 डायमेंशन बनाई थी इसके अंदर कि कल्चरल डिफरेंसेस के 6 डायमेंशन इन्होंने बताई कि किस तरीके से बिज़नेस को समझना ज़रूरी है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो कैसे बिहेव करें। सबसे पहले इन्होंने बताया पीडीआई यानी पावर डिस्टेंस, कि ये इसकी क्या बताती है कि किस तरीके से लोग अपनी पावर को या फिर अथॉरिटी को देखते हैं। हाई पावर डिस्टेंस, इसके अंदर 2 चीज़ें बताई इन्होंने, हाई पावर डिस्टेंस और लो पावर डिस्टेंस। हाई पावर डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि लोगों ने उस देश के अंदर इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो अपने बॉस को बिना सुने फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है ना। उन्होंने इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लिया और बिना समझे अपने बॉस की बात फॉलो करी जा रही हैं। तो इस टाइप के कंट्रीज़ के एग्जांपल क्या हुए? इंडिया, चाइना, ठीक है। और लो पावर क्या होता है कि जहाँ पर लोग इक्वालिटी के अंदर बिलीव करते हैं और अगर उनका कोई सीनियर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आ गया हमारे स्वीडन, यूएसए, ठीक है। बिजनेस चीफ क्या दे रखी है? जितने भी हाई पावर कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर हायरार्की को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, और जितनी भी लो पावर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बिज़नेस डिस्कशन बहुत ज़्यादा ओपनली किए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो इसने बात करी थी वो बात करी थी इंडिविजुअलिज़म और कलेक्टिविज़म के बारे में, आईडीवी के बारे में, ठीक है। इसकी क्या चीज़ बताती है कि किस देश के लोग किस चीज़ पर या तो खुद पर ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर ग्रुप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इंडिविजुअलिज़म में इसने बताया कि ऐसे देश जहाँ पर क्या लोग अपने ही गोल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले का ज़्यादा नहीं सोचते, जैसे यूएसए और यूके। और कलेक्टिविज़म के अंदर वो होती है जब सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और ग्रुप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और फैमिली और टीम को इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो इस टाइप का कल्चर कहलाया जाता है हमारा कलेक्टिविज़म, जैसे चाइना और जापान के अंदर है, ठीक है। और दूसरा आता है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, MAS भी जिसको बोला जाता है। इसके अंदर ये चीज़ बताती है कि सोसाइटी किस चीज़ को वैल्यू ज़्यादा करती है, कंपटीशन को या फिर केयर को। मस्कुलिन कल्चर जो है वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है? जीतने पर, सक्सेस पर और अचीवमेंट पर। तो मस्कुलिन कल्चर में एग्जांपल क्या क्या गया? जर्मनी और जापान, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जीतने पर, सक्सेसफुल होने पर और अपनी अचीवमेंट पर ज़्यादा फोकस करती हैं। और फेमिनिन कल्चर जो होती हैं जो रिलेशनशिप्स पर और केयरिंग पर और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करती हैं, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इनके अंदर हम क्या बोलेंगे? फेमिनिन कल्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर बिजनेस टिप्स क्या मिली हुई है कि मस्कुलिन कंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर सक्सेस और रिजल्ट पर ध्यान देती हैं, और फेमिनिन कल्चर जो होती हैं वो टीम वर्क और वेलबींग पर ध्यान देती हैं। फोर्थ चीज़ जो इसने बताई, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस,
कि किस तरीके से लोग अनसर्टेनिटी जब हो जाती है, जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो उसके अंदर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जब हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है तो इसके अंदर लोगों को सीधे सीधे रूल्स चाहिए होते हैं और वो रिस्क लेने से डरते हैं। जैसे जापान हो गया, पोर्टुगल हो गया, यहाँ पर क्या है, लोगों को सीधे सीधे रूल्स चाहिए, उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और जहाँ पर लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है, जहाँ पर लोग ओके हैं किस चीज़ के साथ कि चेंज होता है तो हो जाए, ना हो तो ना हो, और हम रिस्क हो जाएगा तो ले लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अपना भारत महान इंडिया, यहाँ पर लोग यही तो सोचना, अरे जो होगा देखा जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इसके अंदर आती है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन बताए कि कहीं कहीं पर कहीं कहीं के किसी कल्चर के लोग फ्यूचर के बारे में सोचना है और कहीं कहीं के प्रेजेंट या फिर पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना है। लॉन्ग टर्म के अंदर वो लोग आते हैं जो मतलब प्लानिंग करते हैं और सेविंग करते हैं फ्यूचर्स के लिए। जैसे चाइना और साउथ कोरिया हो गई हैं, ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है लोग जो है अपने ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हैं और क्विक रिजल्ट उनको चाहिए होते हैं। जैसे यूएस हो गया, नाइजीरिया हो गया। तो बिजनेस टिप क्या मिली हुई है कि लॉन्ग टर्म कल्चर के अंदर तो लोग क्या करेंगे, लॉन्ग सक्सेस के लिए प्लान करेंगे, और शॉर्ट टर्म कल्चर के अंदर उन लोगों को क्विक प्रॉफिट्स चाहिए होंगे। इंडल्जेंस और रेस्टोरेंट के बारे में बात की कि किस तरीके से लोग इन्जॉयमेंट और सेल्फ कंट्रोल को डील करते हैं। इंडल्जेंट कल्चर जो होते हैं वहाँ पर लोगों को फ़न करना, फ्रीडम के साथ रहना और इन्जॉयमेंट बहुत पसंद होता है। जैसे यूएसए में हो गया, ब्राज़ील में हो गया, यहाँ के कल्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इंडल्जेंट कल्चर। और रिस्ट्रेंट कल्चर क्या होते हैं, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और स्ट्रिक्ट रूल को मानते हैं, जैसे रशिया, पाकिस्तान। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कल्चरल डिफरेंसेस को समझने में हमें किस किस चीज़ में मदद मिलती है कि हम मिस्टेक ना करें, दूसरी कंट्री से हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए और हम प्रोडक्ट ज़्यादा बेच पाएँ और अपनी टीम को अच्छे से वेल मैनेज करें। ठीक है, तो कल्चरल इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारी जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जो या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस को इंटरनेशनल बिजनेस पे फ़र्क डालते हैं, वो होगा हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ का इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो जब भी एक कंपनी एक्सपेंड करना चाहेगी दूसरी कंट्री के अंदर तो उसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे पॉलिटिकल और लीगल का ध्यान रखना था। जैसे ये चीज़ उसको किस चीज़ में मदद करेगी कि उसको क्या प्रोडक्ट बेचना है, कितनी ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको क्या प्राइस सेट करना है और उसको गुड्स कहाँ बनाना है और कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। सबसे पहले होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर एक कंट्री है वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो जब वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो कंपनीज़ को लगता है जिस भी देश की जीडीपी बढ़ रही है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पर हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि यूएस कंपनी इंडिया के अंदर आ जाती है क्योंकि उससे को ऐसा लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जा रही है और लोग जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग जो है ज़्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आ गया इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कि जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं वो होता है इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है तो लोग परचेज़ कम करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब महंगाई ज़्यादा होगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब पीछे से ही रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, जिससे प्राइसिंग पर, प्रॉफिट मार्जिन पर और कस्टमर की डिमांड सब पर फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है, अर्जेंटीना के अंदर इन्फ्लेशन हाई हो गई तो एक फ़ॉरेन कंपनी जो उस मार्केट के अंदर एंटर करना चाह रही थी वो डीले कर देगी अपने इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कभी कभी जो है बिज़नेस हम स्टार्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर लोन भी लेते हैं, तो अगर उस लोन को चुकाने का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा महंगा
पड़ सकता है, तो जिस वजह से हम इन्वेस्टमेंट ना करें। जब अब हमें पता लग रहा है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ से लोन लेंगे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो हम वहाँ पर जाकर लोन नहीं लेंगे और उस कंट्री में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब हम फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे वहाँ, बट और एक्सचेंज रेट आते हैं उसके बाद। अगर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि एक देश की करेंसी दूसरे के हिसाब से कितनी है, जैसे $1 85 रुपीज़ का है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट। जब कंट्री की करेंसी अनस्टेबल है, ठीक है, और इंटरनेशनल कंपनीज इससे अपना पैसा खो सकती हैं, तो ये इस चीज़ से भी ख़तरा होता है। तो जो जिस कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा वीक है, वहाँ पर तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा, बट इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे कि इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो इंडिया के अंदर उनको इंडिया के जो भी गुड्स हैं वो अमेरिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा चीप हैं, ठीक है ना, जिससे एक्सपोर्ट किया जा सकता है हमारी कंट्री से। वहाँ एम्प्लॉयमेंट और वेजेस लेवल आते हैं उसके बाद की कंट्री जहाँ की लो लेबर कॉस्ट होती है, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने का ट्राई करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पर डिमांड ऑफ गुड्स भी बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है कि कंपनीज का सेटअप हो रहा है वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहाँ की वेजेस बहुत ज़्यादा लो हैं, ठीक है, बट दे ऑल्सो स्टडी वेदर द पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दियर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज़ देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, ताकि फ़ॉरेन बिजनेस आएँ और हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जब वो पॉलिसीज़ जो हैं सारी जितनी भी हैं बिज़नेस फ्रेंडली होंगी, और तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनी आएंगी और उस देश के अंदर पैसा लगाएंगी। जैसे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसी वजह से लिया गया था कि फ़ॉरेन कंपनीज आएँ और हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसा लगाए। और नेक्स्ट जो आती है ट्रेड पॉलिसीज़ एंड टैरिफ्स आता है कि किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। जब फ़ॉरेन से गुड मंगाया जाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो फॉरेन प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं वो बहुत कम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं इंडिया के मार्केट के हिसाब से। इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं अपने प्लान बनाती हैं और उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग करती हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा दिया चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जो थी वो कमाती तो कम है, ठीक है ना, मे अर्न लेस और अवॉइड एक्सपोर्टिंग सर्टेन आइटम, ताकि वो कंपनीज़ जो हैं चाइनीज़ कंपनीज़ कम कमाएं हमारे देश से, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी कम करें। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए। जब उनको ऐसा लगा कि चाइना से बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, तो उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की बात। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे रिसेशन, हाई डेब्ट या फिर फ्रीक्वेंट करेंसी डेवैल्यूएशन, अगर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए वहाँ जाकर एक्सपेंड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर अनस्टेबल इकोनॉमीज हैं तो किसी भी बिज़नेस को उस देश के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ के एकदम से गवर्नमेंट के रूल बदल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी भी बिज़नेस के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल क्या दे रखा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई वेनेजुएला में, तो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी थी, कोका कोला, GM, वो कंपनीज क्या चली गई, उन देशों को छोड़कर चली गई। तो फैक्टर्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अब इसके इम्पैक्ट मैंने बता दिया आपको ऊपर, एक्सचेंज रेट, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैरिफ एंड ट्रेड रूल्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो फाइनल वर्ड क्या आते हैं इसके अंदर कि बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेशनली सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ताकि वो एक राइट कंट्री चुने कि किस कंट्री के अंदर उसको एंटर करना चाहिए, वहाँ के हिसाब से अपनी प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट लेवल बनाए और उसी हिसाब से रिस्क और प्रॉफिट को मैनेज करे था, और वहीं के हिसाब से अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ बस थोड़ी देर के अंदर यूनिट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइडिया इन्फ्यूजन।